नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जो मेन विपक्ष पार्टी है यानी समाजवादी पार्टी, उसकी क्या भूमिका है और किस तरीके से वो अपने आप को सक्रिय बना रही है और क्या वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएगी। जिस तरीके से हमने देखा, शुरू में अखिलेश यादव जो पार्टी के प्रमुख भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज की डेट में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देरी से मैदान में उतरे हैं। सबके ये आम चर्चा थी कि शायद ईडी या सीबीआई का डर उन्हें भी है, इसीलिए जो है वो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फाइनली वो मैदान में उतरे और देर आए दुरुस्त आए। वो जो हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने शुरू में साइकिल यात्रा निकाली एक, और फिर वो थोड़े शांत हो जाते थे तो लगने लगा था कि पता नहीं क्या बात है। बट फाइनली जब वो उन्होंने एक जो ज़ोरदार शुरुआत करी, वो हाल में मऊ ज़िले में, जो आजमगढ़ के पास एक छोटा ज़िला है, वहाँ पे ईस्टर्न यूपी में, जो पूर्वांचल जहाँ बीजेपी का बड़ा दबदबा किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, तो वहाँ पे जा कर के उन्होंने बीजेपी को खुलेआम चुनौती दी। और किस तरीके से दी, उन्होंने ये दिखाया, अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी पहली बार ओपन करी। कहने को तो बहुत कहते थे कि हम छोटी पार्टीज़ को अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन वहाँ इस छोटी पार्टियों को जोड़ने का, उनका साथ अलायंस बनाने का पहली बार एक प्रदर्शन हुआ। और एक जो है ओम प्रकाश राजभर, जो कि राजभर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में आती है, उनको, उनकी एक पार्टी है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, SBSP। उसके तहत उन्होंने उस बैनर के तहत पिछला चुनाव लड़ा था। 4 MLAs उनके जीत के आए थे और उन्होंने बीजेपी से अलायंस कर लिया था, जिसने रिटर्न में उन्हें एक मंत्री पद भी दे दिया था। तो वो मंत्री रहे, लेकिन उनका हमेशा झगड़ा तनातनी चलती रही और आखिर में कुछ महीने पहले उन्होंने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी। और फिर वो ढूंढने लगे अपना नया ठिया ढूंढने लगे कि किसके साथ अलायंस करें। और फाइनली अखिलेश यादव के साथ वो जुड़ गए। और ये एक उन्हीं का सम्मेलन था जो जहाँ पे अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने मऊ में बुलाया, और वहाँ से जो शुरुआत हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली ज़रूर मच गई है। क्योंकि बीजेपी पिछले चुनावों में 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी का हमेशा प्रयास रहा और सक्सेसफुल प्रयास रहा कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं वो BSP से टूट करके बीजेपी में जुड़ जाएं। और ऐसा उसी का नतीजा हुआ कि बीजेपी ने जो है ज़बरदस्त विन स्कोर करी। 321 सीटें, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। पिछले चुनाव में 2017 में नरेंद्र मोदी के जादू से 321 सीटें मिली, जो कि एक बड़ा भारी रिकॉर्ड नंबर था। आज की डेट में ये बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी को 321 तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस बार कोई टक्कर ही नहीं थी। अखिलेश यादव के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी था। BSP काफ़ी ऑलरेडी डाउन एंड आउट हो चुकी थी, जो आज भी बड़ी ख़राब स्थिति है BSP की। कांग्रेस की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाती थी, और आज की डेट में वो भी रिवाइव कर रही है। प्रियंका गांधी बहुत ज़ोरों में सक्रिय हो चुकी हैं और हर एक जना नोटिस कर रहा है अब कांग्रेस की बात होने लगी है कम से कम। ठीक है, वो पावर में शायद आना उनके लिए बिल्कुल बहुत दूर है उससे, लेकिन इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज की डेट में बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर रही है कांग्रेस अपने तरीके से, एक स्मॉल वे में। और बसपा के मैदान में सक्रिय नहीं होने के लिए ईडी और सीबीआई को दोष दिया जाता है। और जिस तरह मायावती अपने प्रेस नोट के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए से ही राजनीति अभी तक कन्फाइन कर रही हैं, तो उससे लगता नहीं है कि उनका, सिवाय इसके कि जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है और उसमें भी काफ़ी सेंध लग चुकी है, उसमें से एक पार्ट उनके साथ कंटिन्यू करेगा, चाहे वो कुछ करें चाहे ना करें। लेकिन पावर में आने से वो बहुत दूर दिखती हैं। इस ऐसे सूरत में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है।
और इसीलिए अखिलेश यादव के ऊपर सारा दारोमदार है कि दोनों अपने सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार अगर वो बाहर हो गए, सिर्फ 47 सीटें मिल पाई थी पिछले चुनाव में, तो उनका वापसी होना बड़ा मुश्किल होगा इस पार्टी का। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए भी, और बीजेपी के लिए इसलिए चुनौती है कि बीजेपी को दिख रहा है कहीं कहीं ज़मीन खिसक रही है, तो किस तरीके से वो रिटेन कर पाती है। ठीक है कि उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, 100 सीटें भी कम हो जाएं तो भी वो आराम से पावर 202 पे सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, और तो 321 में अगर 100 भी कम हो जाए तो भी 221 सीटें बचती हैं। तो बहुत बड़ा झटका जब तक बीजेपी को नहीं लगता है तब तक बीजेपी को हटाना नामुमकिन दिखता है। आज की डेट में कोई हर आदमी मानने को तैयार है कि भाई अगर आज इलेक्शन हो जाए तो हवा बीजेपी के फेवर में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि हवा धीमे धीमे बदल रही है। जिस तरह मौसम बदल रहा है, गर्मी और बरसात के बाद ठंडक शुरू हो गई है, तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए लग रहा है कि दिन कुछ बदल रहे हैं, और वजह उसकी सिंपल है कि अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। और अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती ये है कि अखिलेश यादव ये पहला चुनाव होगा जिसमें अखिलेश यादव अकेले ही अपनी पार्टी के लीडर हैं, जिनको पूरा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, कैंपेन इलेक्शन का सारा उनके कंधों पे है। इससे पहले उनके पिता बहुत एक्टिव हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव, लेकिन सेहत के कारण, उम्र के कारण अब वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। चाचा जो थे शिवपाल यादव, वो टूट के अलग पार्टी बना चुके हैं, और उस पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता है वो काफ़ी प्रेशर में है रूलिंग डिस्पेंसेशन के, और इसलिए दोनों का पुनर्मिलन होना चचा भतीजे का होना नामुमकिन सा दिखता है। अखिलेश यादव वो तो बहुत कीन हैं शिवपाल यादव की इनके साथ जुड़ जाए, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनसे के साथ फिर से कोई संबंध बने, पॉलिटिकल संबंध बने। तीसरे आज़म खान थे जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, वो जेल में हैं। उनको बीजेपी ने तमाम चार्जेस लगा करके उनको जेल भिजवा दिया था। रामपुर के से रिलेटेड कई मैटर्स हैं, कुछ लैंड ग्रैबिंग का केस उनके खिलाफ बन गया था। तो अब वो भी नहीं रहेंगे अखिलेश के साथ इस कैंपेन में। बचे उनके एक और चाचा जो कज़न हैं मुलायम सिंह यादव के, राम गोपाल यादव, वो कभी भी ज़मीनी नेता नहीं रहे हैं, वो बैकडोर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, इसीलिए वो राज्यसभा में रहे। डायरेक्ट इलेक्शन उन्होंने कभी लड़ा नहीं, तो इसलिए उनकी से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। बैकडोर काम कर सकते हैं वो, लेकिन जो ज़मीन पे उतर करके समाजवादी पार्टी के लिए एक्टिवली काम करने का काम अखिलेश यादव को अकेले करना है। बाकी कई नेता बुज़ुर्ग थे जो गुज़र गए, जो अभी हैं उनमें फिज़िकली जो बुज़ुर्ग नेता हैं वो इतने कारगर नहीं साबित हो सकते। तो इसलिए कैसे कर पाते हैं अखिलेश, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की शुरुआत करी है और जिस तरह कहा जाता है कि भाई आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम समय बताएगा, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्टिवली ज़मीन में उतारा है और जिस तरह वो चुनौतियां दे रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब उन्होंने जो है ये कहना, बीजेपी को की खलबली जो देखने लगी, पहले तो आपको ये बताएं, वो इससे जाहिर हुई कि योगी आदित्यनाथ हों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, उनकी हाल में विजिट्स हुई हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, तो उसमें, और अमित शाह भी लखनऊ आए, सबका जो जोर है अब वो सडनली, पहले तो वो जनरल विपक्ष को कहा करते थे और कांग्रेस पे बड़ा फोकस करते थे, अब हाल में उन्होंने अटैक, जो उनका जो फ्रंटल अटैक शुरू हुआ है वो समाजवादी पार्टी पे है, और एक ही इशू को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं बीजेपी के सारे नेता कि साहब अगर समाजवादी पार्टी वापस आई तो गुंडों का राज शुरू हो जाएगा। उसके एक टाइम था जब समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी कहा जाता था, क्योंकि उसमें इस तरीके के लोग बहुत थे, बाहुबली बहुत थे। लेकिन आज की डेट में तो हर पॉलिटिकल पार्टी में बाहुबलियों की कोई कमी नहीं है, और बीजेपी भी उससे हटती नहीं है। तो लेकिन जो एक पुराना परसेप्शन था, जो कि अखिलेश यादव ने आकर के 2012 में चेंज किया था, जब उन्होंने डीपी यादव जैसे बाहुबली को पार्टी में टिकट देने से इनकार कर दिया था और अड़े रहे, जबकि उनके पिता और चचा सब चाहते थे। तब से एक इमेज थोड़ी चेंज हुई कि अब समाजवादी पार्टी एक नए मोल्ड में कास्ट हो रही है।
तो लेकिन ऐसे ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी बाहुबली उनकी पार्टी में बहुत हैं, बीजेपी में भी बहुत बड़े बड़े बाहुबली हैं, बसपा में भी हैं, कुछ कांग्रेस तो बची ही नहीं है स्थिति में, लेकिन उनके यहाँ भी हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में ये कहना कि साहब ये गुंडों की पार्टी है, तो भाई अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे गुंडे जो हैं वो समाजवादी पार्टी में हैं और बीजेपी में कोई है ही नहीं। लेकिन जो पार्टी पावर में होती है उसके पास जरिया होता है अपने इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करने का, और सारा कैंपेन इसी पे है कि क्योंकि अखिलेश यादव ने इससे पहले एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई, आ रहा हूं, उनका बैक की तरफ से कैमरा, क्राउड बहुत सारा है और आ रहा हूं लिख करके, उसमें सिर्फ ये आ रहा हूं लिखा था, और बगल में एक रिवर्स क्लॉक थी कि इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। वो चुनाव के एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से उन्होंने लगाया था, जो बड़ा यूनिक सा आइडिया था। और उसके रिएक्शन में कि साहब ये अगर आ रहा हूँ और ये कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर इसको इग्नोर कर दिया जाता तो शायद लगता कि बीजेपी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह एक के बाद एक रिएक्शन शुरू कर दिया कि साहब ये अगर आए तो गुंडे आ जाएंगे, ये आए तो लॉलेसनेस हो जाएगी, और हम तो आपको विकास दे रहे हैं, तो उसके जवाब में जो विकास का क्लेम बीजेपी का बहुत बढ़ चढ़ के किया जाता है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्टें लगाई जाती हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। योगी आदित्यनाथ की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पूरे सिर्फ प्रदेश में नहीं देश भर में लगी हुई हैं, जगह जगह, बहुत दूर तक, बेंगलोर और मद्रास में भी सुनने को आता है, बम्बई में सुनने को आता है, दिल्ली में तो लगी हुई हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो उसमें अब मौका मिला अखिलेश यादव को बताने का कि जो है असलियत में क्या है और क्लेम क्या है। तो उसमें समझ में आया कि भाई अखिलेश यादव ने अपने टाइम में एक एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन 23 महीने में वो खड़ा हो गया। यहाँ 56 महीने हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेसवे क्लेम किए जाते हैं कि हमने बना दिए। अगर ये कहें कि हम बना रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये कहना हमने बना दिए हैं वो अर्ध सत्य लगता है, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में फिर ये बात करते हैं जिस तरह से कि हम इतने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, तो भाई ठीक है बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है। साथ ही साथ इधर अखिलेश यादव का कहना बार बार अब उनको दोहराने का मौका मिल रहा है कि साहब उन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस करी थी, फ्री एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करी थी, और उसके नंबर से 102, 108 वो नंबर्स चेंज कर दिए, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब एम्बुलेंस सर्विस हमने स्टार्ट करी। इसी तरीके से उन्होंने एक महिला हेल्पलाइन शुरू करी थी, उसका 1090 नंबर था। वो भी ये क्लेम करते हैं कि साहब हमने मिशन शक्ति एक स्टार्ट किया महिलाओं के उसके लिए सेफ्टी के लिए, वो हमने स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से जो एक डायल 100 अखिलेश यादव ने स्टार्ट किया था फॉर इमरजेंसी, पुलिस के हेल्प के लिए, तो वो डायल 100 का इन्होंने नंबर बदल के 112 कर दिया। वो इंटरनेशनल नंबर है, और कहा साहब देखिए हमने 112 स्टार्ट किया। तो ये मौके जो हैं, अब अखिलेश यादव कितना लोगों में जा कर के इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को सच पता लगे, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। शुरुआत हो गई है लोगों को बताने की कि साहब ये जो कह रहे हैं ये अर्ध सत्य है, असली ये चीज़ हमने शुरू करी थी। लेकिन बीजेपी के पास जो मैकेनिज़्म है मीडिया के ऊपर पूरा अपना प्रभाव डालने की, वो जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है उसके पास ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इस तरीके के जो और चीज़ें हैं, जो जैसे कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट कहती है कि साहब इससे बढ़िया मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सर्टिफिकेट दे गए योगी आदित्यनाथ को, तारीफ़ कर गए, बार बार करते हैं तारीफ़ कि साहब क्या कोविड मैनेजमेंट किया। वो ये भुला देना चाहते हैं कि लोग ट्रीटमेंट के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, लोगों के पास शव जलाने की जगह नहीं थी तो नदियों में बहा दिए, रिसोर्स नहीं था इसलिए भी नदियों में बहा दिए, कई लोग दफना गए, सैकड़ों हज़ारों शवों को दफना दिया गया तो नदियों के किनारे, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं था शव को जलाने का, उसको किसी तरीके से अंतिम संस्कार करने का। तो ये सब चीज़ें हैं जिन परिवारों ने इससे गुजरे हैं वो आसानी से भूलेंगे नहीं, और यही याद दिलाने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। किस हद तक ये इसमें कामयाब होते हैं
ये तो वक्त बताएगा, और कितना सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि काम उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा है। पूरे स्टेट में ट्रैवल करना है, लोगों को जागृत करना है, लोगों को याद दिलाना है ये चीज़ें, क्योंकि उधर से जो बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, फ्री राशन, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ मनी 6-6 हज़ार रुपये किसानों के अकाउंट में, गरीबों के लिए राशन फ्री, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और फिर से उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट करी गई है, तो उसके खिलाफ अखिलेश ने बताना शुरू कर दिया कि साहब इतने सारे सिलेंडर्स जो हैं लोग रिफ़िल नहीं करा पाए, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी स्कीम की तो बहुत बढ़िया थी, सस्ते में सिलेंडर मिलता था, सब्सिडी बहुत ज़्यादा थी। आज की डेट में सब्सिडी गिरा के 32-35 रुपये कर दी गई है, तो लोग सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1000 रुपये का सिलेंडर एक मामूली आदमी गाँव का लेने में सक्षम नहीं है। तो अब ये जो चीज़ें, ये जो शुरुआत हो गई है ज़मीनी लड़ाई की, पॉलिटिकल बैटल, वो क्या रंग लाती है ये देखने की बात है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से अखिलेश ने ये जो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को अभी सुना है और भी लोगों को जोड़ रहे हैं, एक और उनको एडवांटेज ये हुई है कि बसपा जो बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है, उसके कई अच्छे नेता जो एमएलएज रहे हैं, ग्राउंड वर्क करते रहे हैं, वो सपा में आ चुके हैं। वो अलग बात है कि मायावती ये कहती हैं कि हम तो पहले ही निकाल चुके थे उनको, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर हैं, अपना बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो डिफरेंट, वो भी अलग अलग जातियों के हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज से आते हैं, वो जुड़ रहे हैं। तो एक जो ये बन गया माहौल, जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि माहौल बदल रहा है, हवा बदलती दिख रही है। और आज की डेट में देखने लगा है कि जो भी पार्टीज कांग्रेस से भी छोड़ करके सपा में आए हैं, हाल में वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता रहे पंकज मलिक, इसी तरीके से तो जो जिस तरीके की ये जो विभिन्न जातियों के नेता, क्योंकि जाति आधारित इलेक्शन ट्रेडिशनली होता रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो आने लगे हैं और सबका जो रुख है वो सपा की तरफ है। तो इससे लगता है कि जब भी इस तरह के इलेक्शन टाइम में बहुत पार्टियां से लोग टूटते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन हवा इससे बनती है कि किस तरफ रुख है उन लोगों का जो पार्टियां छोड़ करके जा रहे हैं। तो आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है कि सपा से छोड़ के लोग जा रहे हो, सपा में लोग आ रहे हैं। तो यही कारण है मेरा कहने का कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हवा चेंज होती दिख रही है, और ये तो समय बताएगा कि अगले 4 महीनों में फाइनली क्या होता है। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी और उसके एकमात्र नेता जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, अखिलेश यादव, वो जिस तरह सक्रिय हुए हैं, कितना वो मैनेज कर सकते हैं और कितनी वो वाकई में ग्राउंड पे चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तिशाली पार्टी को, जिनके पास स्टार, सबसे बड़ा देश का पॉलिटिकल स्टार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। ये वक्त बताएगा, इंतज़ार कीजिए, देखते हैं ज़मीन पे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।